नमस्ते और सुप्रभात। वन रीड न्यूज से मिली आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारा इरादा है खबरों को शांत, स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप से समझना। नमस्कार। आज शुक्रवार 22 अगस्त 2025 है। हम वन रीड न्यूज द्वारा जुटाई गई उन सुर्खियों पर बारीकी से नजर डालेंगे जो आज चर्चा में है, उनके पीछे के तथ्यों और उनके संभावित असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के घटनाक्रम को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, उन्होंने पुष्टि की है कि उनके गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान इसी साल दिसंबर में होगी। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि व्योममित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी साथ जाएगा। ये ह्यूमनॉइड क्या है और ये मिशन इतना अहम क्यों है? जी, व्योममित्र दरअसल एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे खास तौर पर इसी मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये अंतरिक्ष यान के अंदर के माहौल और इंसानी शरीर पर पड़ने वाले असर को मॉनिटर करेगी। अच्छा। ये मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये सफल रहता है तो भारत, आप देखिए, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चौथा देश? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये सब करीब 20,193 करोड़ रुपए के बजट में किया जा रहा है। अगर आप तुलना करें तो नासा के आर्टेमिस जैसे मिशनों का बजट इससे कई गुना ज्यादा होता है। तो ये भारत की किफायती इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो क्षमता है उसे दर्शाता है। चौथा देश बनना और वो भी इतने कम बजट में, ये तो मतलब कमाल की बात है। लेकिन इस मानव रहित परीक्षण में मुख्य चुनौतियां क्या हो सकती हैं? मतलब क्या-क्या चीजें हैं जिन पे ध्यान देना होगा? देखिए, चुनौतियां तो कई हैं। सबसे पहले तो लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट, उसकी विश्वसनीयता, फिर ऑर्बिट में यान का सटीक संचालन, और सबसे क्रिटिकल शायद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए हीट शील्ड का परीक्षण और पैराशूट सिस्टम का सही काम करना। हाँ, वो वापसी वाला हिस्सा तो बहुत मुश्किल होता है। जी, और व्योममित्र जो डेटा भेजेगी वो भी बहुत अहम होगा ताकि भविष्य की मानव उड़ानों के लिए सिस्टम को ठीक से परखा जा सके। तो हर चरण महत्वपूर्ण है। समझ गया। अब जमीन पर आते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जी। एक अहम खबर है कि मंत्रियों के एक समूह, मतलब गोम, ने मौजूदा 4 स्तरीय जीएसटी संरचना को खत्म करके 2 दरों 5% और 18% वाली प्रणाली अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्या ये टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश है? ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से इसका जो पहला उद्देश्य लगता है वो यही है, जीएसटी प्रणाली को सरल बनाना। अभी 4 मुख्य दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और कुछ विशेष दरें भी हैं। हाँ, काफी उलझा हुआ है जी। तो इसे घटाकर 2 करना सैद्धांतिक रूप से हाँ अनुपालन को आसान बना सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं, असली चुनौती अब शुरू होगी। ये तय करना कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं 5% के दायरे में आएंगे और कौन सी 18% में। ओह हाँ, इसका मतलब है कि कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं और कुछ महंगी। आम लोगों और व्यवसायों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा है। जिन वस्तुओं पर अभी मान लीजिए 12% टैक्स लगता है, उन्हें या तो 5% में लाया जाएगा जिससे वे सस्ती होंगी। अच्छा। या फिर 18% में जिससे वे महंगी हो जाएंगी। इसी तरह जो 28% वाली वस्तुएं हैं उनको 18% में लाने से वे सस्ती होंगी। तो ये तय करना कि किसे राहत मिलेगी और किस पर बोझ बढ़ेगा, ये एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक कवायद होगी। हाँ, लॉबिंग भी होगी फिर तो जबरदस्त। जाहिर है, विभिन्न उद्योग समूह अपने उत्पादों को कम दर वाले स्लैब में रखने के लिए जोरदार लॉबिंग करेंगे। कॉर्पोरेट जगत के लिए ये एक बहुत बड़ा दांव है और जो अंतिम निर्णय होगा वो महंगाई और उपभोग के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकता है। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया होने वाली है। चलिए अब विदेश नीति के मोर्चे पर चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि बातचीत के मुख्य बिंदु व्यापार असंतुलन, रूसी सेना में भारतीयों की स्थिति और आतंकवाद विरोधी सहयोग रहे। इसमें ये रूसी सेना में भारतीयों का मुद्दा क्या है, ये थोड़ा समझाएंगी? जी, ये एक काफी संवेदनशील मामला है। खबरों के अनुसार कुछ भारतीय नागरिकों को रूस में मतलब सहायक या गैर लड़ाकू नौकरियों का झांसा देकर ले जाया गया था। ओह। लेकिन बाद में कथित तौर पर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए मजबूर किया गया।
अरे बाप रे। सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। ये मुद्दा जाहिर है द्विपक्षीय संबंधों में एक चिंता का विषय बन गया है। और इसके अलावा वो जो व्यापार असंतुलन है भारत और रूस के बीच, जिसमें भारत का आयात बहुत ज्यादा है और निर्यात कम, उसे संतुलित करने पर भी चर्चा हुई। ये तो वाकई चिंताजनक स्थिति है उन भारतीयों के लिए। भारत इस मुश्किल भू राजनीतिक स्थिति में रूस और पश्चिम के बीच संतुलन कैसे बना रहा है? ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी चुनौती है, हमेशा से रही है और अब और बढ़ गई है। भारत पारंपरिक रूप से रूस के साथ अपने रक्षा और ऊर्जा संबंधों को महत्व देता रहा है। हाँ, वो तो है। वहीं पश्चिम, खासकर अमेरिका के साथ भी उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंध गहरे हो रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष ने संतुलन को और भी नाजुक बना दिया है। तो भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी एक पक्ष का खुले तौर पर समर्थन किए। मॉस्को में हुई ये बातचीत इसी संतुलन साधने की कवायद का हिस्सा है। चलिए, अब देश की आंतरिक राजनीति की ओर बढ़ते हैं। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है और खबर है कि ये सत्र लगभग रोजाना विपक्षी व्यवधानों से प्रभावित रहा। मुख्य रूप से बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे सदन का काफी समय बर्बाद हुआ। हालांकि इस सब के बीच 12 विधेयक पारित भी हुए। क्या संसदीय कार्रवाई में व्यवधान एक आम बात हो गई है, ऐसा लगता है आजकल? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ी है। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक वैध हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वे सदन के कार्रवाई को पूरी तरह ठप कर देते हैं तो महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और बहसों पर असर पड़ता है। हाँ, काम रुक जाता है। बिल्कुल। इस सत्र में बिहार मतदाता सूची संशोधन जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने भारी विरोध किया, जिससे कामकाज बाधित हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवधानों के बावजूद 12 विधेयक पारित किए गए, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या उन पर पर्याप्त बहस और चर्चा हो पाई? संसदीय प्रभावशीलता के लिए बहस और विरोध के बीच एक संतुलन खोजना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ये प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, या ये सिर्फ राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक तरीका है, या दोनों है? ये दोनों हो सकता है। एक तरफ यह विपक्ष को अपनी चिंताओं को जोरदार तरीके से उठाने का मंच देता है, खासकर जब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। दूसरी तरफ अगर ये नियमित रूप से विधायी प्रक्रिया को बाधित करता है तो ये शासन को पंगु बना सकता है और महत्वपूर्ण कानूनों पर गहन विचार विमर्श को रोक सकता है। तो संतुलन महत्वपूर्ण है और ये बहस का विषय है कि वर्तमान स्थिति संतुलन में है या नहीं। ठीक है। एक और खबर विदेश नीति से जुड़ी है, लेकिन इसका संबंध अमेरिकी राजनीति से भी है। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया है कि नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का औपचारिक रूप से खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि USAID मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 2014 से 2024 के बीच भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए $21 मिलियन दिए थे। इस खंडन का क्या महत्व है? इसका महत्व दोहरा है। पहला, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचना के सत्यापन की प्रक्रिया को उजागर करता है। जब एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा कोई व्यक्ति दावा करता है तो संबंधित देशों के लिए तथ्यों को स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। सही बात है। दूसरा, USAID जो अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है और विकास सहायता प्रदान करती है, उस पर अक्सर राजनैतिक रूप से संवेदनशील होने का आरोप लगता रहा है। तो दूतावास द्वारा इस दावे का खंडन ये सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि USAID की भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत न किया जाए और भारत अमेरिका संबंधों में किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा न हो। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तथ्यों की पुष्टि कितनी जरूरी है, ये इस घटना से साफ होता है। चलिए, अब एक सकारात्मक खबर भारत के तकनीकी भविष्य को लेकर। अमेरिकी IT फर्म काइंड्रिल ये अगले 3 सालों में भारत में $2.25 बिलियन का भारी भरकम निवेश करने जा रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। उनकी योजना में बेंगलुरु में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इनोवेशन लैब खोलना और 2 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना शामिल है। यह निवेश कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण निवेश है। काइंड्रिल, जो पहले IBM का हिस्सा थी, अब एक स्वतंत्र कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करती है। 2.25 बिलियन का निवेश भारत के प्रति उनके गहरे भरोसे को दर्शाता है। और ये सिर्फ पारंपरिक IT या बैक ऑफिस काम में इन्वेस्ट नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। जी, ये AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक में इनोवेशन लैब स्थापित करना
और बड़े पैमाने पर प्रतिभा विकास मतलब 2 लाख लोगों का प्रशिक्षण इस पर केंद्रित है। ये भारत को केवल आईटी सेवा प्रदाता से आगे बढ़कर एक इनोवेशन हब और प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। क्या इस तरह की निवेश भारत को एआई और अन्य नई तकनीकों में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं? मतलब क्या हम एक लीडर बन सकते हैं? बिल्कुल, इसमें काफी संभावना है। एआई भविष्य की तकनीक है और इसमें विशेषज्ञता हासिल करना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किंडरल जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा इनोवेशन लैब स्थापित करने से न केवल उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम भी बनेगा जो स्थानीय स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को बढ़ावा देगा। ये भारत को वैश्विक एआई दौड़ में एक मजबूत खिलाड़ी बनने में निश्चित रूप से मदद कर सकता है। चलिए अब मौसम का हाल जानते हैं। मुंबई के लोगों को लगातार हो रही भारी बारिश से कुछ राहत मिली है। स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अब मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ये मुंबई के लिए एक सालाना कहानी की तरह है ना? हर साल यही होता है। हाँ, ये मुंबई के मानसून चक्र का एक तरह से हिस्सा बन गया है। शहर अपनी स्पिरिट या जीवटता के लिए जाना जाता है जो ऐसी चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन ये राहत अक्सर अस्थायी होती है। येलो अलर्ट का मतलब है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, बस स्थिति थोड़ी कम गंभीर है। ये घटनाएं हर साल शहर के बुनियादी ढांचे, खासकर उसकी जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम पर भारी दबाव डालती हैं और ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति शहर की जो भेद्यता है उसको भी उजागर करती हैं। बार बार होने वाली ये समस्याएं स्थायी समाधान और बेहतर शहरी नियोजन की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती हैं। और क्या जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं को और तीव्र बना रहा है? शायद इस पर बाद में भी एक खबर है। अच्छा, अभी राज्यों की ओर रुख करते हैं। हरियाणा सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग बनाने की घोषणा की है। साथ ही अनुदान, माइक्रो फाइनेंस और प्रशिक्षण जैसे प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। क्या ये पहल वक्त की जरूरत है? निश्चित रूप से। भारत की जो विशाल युवा आबादी है उसको देखते हुए केवल पारंपरिक नौकरियां पर्याप्त नहीं है। उद्यमिता को बढ़ावा देना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और नवाचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार का ये कदम, जिसमें एक समर्पित आयोग बनाना और वित्तीय व प्रशिक्षण सहायता देना शामिल है, युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बहुत सकारात्मक पहल है। लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर काम करेगा? देखिए, चुनौती हमेशा इसके प्रभावी कार्यान्वयन में होती है। ये सुनिश्चित करना कि ये लाभ वास्तव में जरूरतमंद और योग्य युवाओं तक पहुंचे। घोषणा करना एक बात है, उसे सफल बनाना दूसरी। हाँ, वो तो है। सिर्फ घोषणा काफी नहीं, जमीनी स्तर पर इसका असर दिखना जरूरी है। अब दिल्ली से शासन से जुड़ी एक और खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हाल में हुए हमले के एक दिन बाद ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे 1992 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने एसबीके सिंह की जगह ली है। इतनी जल्दी ये बदलाव क्यों? मतलब एक दिन में ही? मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक एक बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद पुलिस बल के शीर्ष नेतृत्व में तेजी से बदलाव अक्सर देखने को मिलता है। सतीश गोलचा एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी हैं। 1992 बैच का मतलब है कि वे सेवा में काफी वरिष्ठ हैं। इस बदलाव को कई तरह से देखा जा सकता है। एक, ये जनता के गुस्से को शांत करने और ये संदेश देने का प्रयास हो सकता है कि स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरा, ये संस्था में विश्वास बहाल करने की कोशिश हो सकती है। जैसा कि स्रोत में इशारा किया गया है, कभी कभी ऐसे बदलावों को ध्यान भटकाने या किसी को बलि का बकरा बनाने के रूप में भी देखा जाता है। अच्छा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे प्रशासनिक फेरबदल ही कहा जाएगा। क्या नए कमिश्नर के आने से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली या प्राथमिकताओं में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? अक्सर नए नेतृत्व के साथ नई प्राथमिकताएं और कार्यशैली आती हैं। गोलचा के सामने तत्काल चुनौती तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और उसे मजबूत करना होगा। साथ ही पुलिस बल का मनोबल बनाए रखना होगा। वो जांच की निगरानी भी करेंगे। दीर्घकालिक रूप से वे शहर में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग के अन्य पहलुओं पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तात्कालिक फोकस हाल की घटना पर ही रहेगा, ऐसा लगता है। चलिए अब उपभोक्ता मामलों पर आते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने राइड हेलिंग सेवा रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वजह है उनके भ्रामक विज्ञापन अभियान जैसे ऑटो इन 5 मिनट, 5 मिनट में ऑटो,
विज्ञापनों में ऐसे वादे करना कितना जोखिम भरा है? यह मामला विज्ञापन दाताओं के लिए, खासकर जो ऐप आधारित सेवाएं हैं, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है। 5 मिनट में ऑटो जैसे निश्चित समय सीमा वाले या गारंटीड जैसे दावे करना बहुत जोखिम भरा होता है। क्यों? क्योंकि सेवा की गुणवत्ता कई बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। ट्रैफिक है, ड्राइवरों की उपलब्धता है। हाँ, सही बात है, कभी नहीं आता 5 मिनट में। हाँ बिल्कुल। तो सीसीपीए का यह कदम दर्शाता है कि नियामक संस्थाएं भ्रामक विज्ञापनों को गंभीरता से ले रही हैं। यह उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह कंपनियों को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार होने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने में सक्षम होना चाहिए, वरना परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो संदेश साफ है, विज्ञापन सच्चे और सत्यापन योग्य होने चाहिए। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र मुंबई की बारिश के संदर्भ में हुआ था, जलवायु परिवर्तन। विशेषज्ञ मुंबई में हाल की अत्यधिक बारिश और साथ ही विदर्भ क्षेत्र में कृषि संकट के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि यह मानसून के पैटर्न को और तीव्र और अप्रत्याशित बना रहा है। हाँ, और इसका एक चौंकाने वाला आर्थिक पहलू भी सामने आया है, जिसकी हम बात कर रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि 2019 और 2023 के बीच, यानी सिर्फ 4 सालों में, ऐसी अचानक और चरम मौसम की घटनाओं जैसे अत्यधिक बारिश, सूखा, बाढ़ के कारण अकेले भारत को अनुमानित $56 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। 56 बिलियन? बाप रे! जी, ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा और भारी असर डाल रहा है। कृषि, बुनियादी ढांचा और मानव जीवन सब कुछ प्रभावित हो रहा है। 56 बिलियन, ये रकम तो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा हो गई। क्या हम इन प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? मतलब क्या तैयारी है हमारी? देखिए, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। 56 बिलियन का नुकसान इस बात का साफ संकेत है कि हमें अनुकूलन, एडेप्टेशन और शमन, मिटिगेशन, दोनों प्रयासों को और तेज करने की जरूरत है। इसमें बेहतर शहरी नियोजन, जल प्रबंधन, सूखा प्रतिरोधी कृषि तकनीकें और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल है। यह एक वैश्विक समस्या है, लेकिन इसके स्थानीय प्रभाव बहुत गंभीर हैं, जैसा हम देख रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब एक परेशान करने वाली सामाजिक घटना पर आते हैं। कोलकाता में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों पर सियालदा स्टेशन के पास हमला किया गया और उन्हें कथित तौर पर बांग्लादेशी कहा गया। ये घटना एक बहस के बाद हुई और इसने काफी आक्रोश पैदा किया है। पहचान के आधार पर हिंसा क्यों होती है? ये क्या है? ये एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है, जहां किसी व्यक्ति की वास्तविक या कथित पहचान जैसे राष्ट्रीयता, धर्म, क्षेत्र, भाषा हिंसा का बहाना बन जाती है। इस मामले में बांग्लादेशी कहना शायद अपमानजनक या बाहरी बताने के इरादे से किया गया था, और ये उन क्षेत्रीय और जातीय पूर्वाग्रहों की गहरी जड़ों को उजागर करता है जो हमारे समाज में दुर्भाग्य से मौजूद हैं। ऐसी घटनाएं न केवल पीड़ितों को आघात पहुंचाती हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा पैदा करती हैं। ये दिखाती हैं कि असहिष्णुता और पूर्वाग्रह किस तरह हिंसा का रूप ले सकते हैं। बहुत दुखद है ये। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कदम उठाने चाहिए? इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। सबसे पहले तो कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले। फिर शिक्षा के माध्यम से सहिष्णुता और सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। मीडिया और नागरिक समाज को भी पूर्वाग्रहों के खिलाफ आवाज उठाने और संवाद को बढ़ावा देने में भूमिका निभानी होगी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपने स्तर पर ऐसी सोच का विरोध करें जो लोगों को उनकी पहचान के आधार पर बांटती है या निशाना बनाती है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ सकारात्मक और स्वास्थ्य से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 29 अगस्त को है, उस दिन फिटनेस के लिए कम से कम 1 घंटा समर्पित करने का आग्रह किया है। यह 3 दिवसीय उत्सव का हिस्सा होगा। 1 घंटा फिटनेस के लिए, क्या ये वाकई फर्क ला सकता है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली पहल है। आजकल की जो हमारी जीवन शैली है, ज्यादातर बैठे रहने वाली, उसमें रोजाना 1 घंटा शारीरिक गतिविधि के लिए निकालना स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकता है। सच में
ये न केवल मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। तो मंत्री जी का ये आह्वान खासकर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। 1 घंटा 1 खेल, ये एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। और शायद ये लोगों को नए खेल आजमाने के लिए भी प्रेरित करें। एक और प्रेरणादायक कहानी रांची से है। वहां एक शिक्षक ने अकेले ही सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर को 200 से ज्यादा पौधों वाले एक खूबसूरत बगीचे में बदल दिया है। उनके इस काम ने स्थानीय समुदाय को प्रेरित किया है। उन्होंने न केवल एक गंदी जगह को सुंदर बनाया, बल्कि समुदाय के लिए एक मिसाल भी कायम की। ये दिखाता है कि नागरिक कार्यवाही और देखभाल से किसी स्थान की पहचान कैसे बदल सकती है। मतलब निराशावाद के बजाय आशा और सकारात्मकता का संदेश देता है ये। शायद ये दूसरों को भी अपने आस पड़ोस को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे। ऐसी कहानियां वाकई उम्मीद जगाती हैं। अब सामाजिक प्रगति के मोर्चे पर एक और सकारात्मक खबर। भारत में कुपोषण की दर में कमी आई है। ये 2020-22 में 14.3% से घटकर 2022-24 में 12% हो गई है। इसका मतलब है कि लगभग 3 करोड़ यानी 30 मिलियन कम लोग अब भूख का सामना कर रहे हैं। ये वैश्विक भूखमरी कम करने में भी योगदान दे रहा है। ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सही दिशा में एक कदम है। 3 करोड़ लोगों का कुपोषण की गंभीर श्रेणी से बाहर आना बहुत मायने रखता है। ये सरकारी योजनाओं, बेहतर खाद्य वितरण प्रणाली और आर्थिक सुधारों का मिला-जुला असर हो सकता है। हाँ, कई चीजों का असर होगा। बिल्कुल। हालांकि हमें ये भी याद रखना होगा कि 12% की दर अभी भी बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि करोड़ों भारतीय अभी भी पर्याप्त पोषण से वंचित हैं। इसलिए जश्न मनाने के साथ साथ प्रयासों को जारी रखने और तेज करने की जरूरत है। अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। हाँ, हर संख्या के पीछे एक इंसान है, ये याद रखना जरूरी है। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर नजर डालते हैं। यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले बढ़ गए हैं, जिससे रूस की शोधन क्षमता का लगभग 13% हिस्सा ठप हो गया है। नतीजतन रूस में गैसोलीन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और ईंधन की कमी हो रही है। क्या ये यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा है, मतलब जानबूझकर आर्थिक चोट पहुंचाना? ऐसा ही लगता है। ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इन्हें रूस के आर्थिक तंत्र पर सीधा प्रहार माना जा सकता है। तेल और गैस रूस की अर्थव्यवस्था और उसके युद्ध के वित्त पोषण का एक प्रमुख स्रोत है। हाँ, पैसा वहीं से आता है। जी, तो रिफाइनरियों को निशाना बनाकर यूक्रेन न केवल रूस की घरेलू ईंधन आपूर्ति को बाधित कर रहा है, बल्कि उसकी निर्यात क्षमता और राजस्व को भी चोट पहुंचा रहा है। ये प्रभावी रूप से ड्रोन के माध्यम से छेड़ा जा रहा एक आर्थिक युद्ध है, जिसका उद्देश्य रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता को कमजोर करना है। इसका असर वैश्विक तेल कीमतों पर भी पड़ सकता है। संभव है। अगर रूस के परिष्कृत उत्पादों का निर्यात महत्वपूर्ण रूप से घटता है, तो ये वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है और कीमतों पर दबाव डाल सकता है। हालांकि इसका असर कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा, जैसे कि बाकी देशों का उत्पादन कैसा रहता है। इसी संघर्ष से जुड़ी एक और खबर है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में एक अमेरिकी स्वामित्व वाली फ्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर अपने सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। इसमें कर्मचारी घायल हुए और फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा। शांति वार्ता की खबरों के बीच ये हमला क्या संकेत देता है? ये बड़ा अजीब है। हाँ, ये हमला कई सवाल खड़े करता है और स्थिति को और जटिल बनाता है। फ्रंट लाइन से दूर एक नागरिक सुविधा, और वो भी अमेरिकी स्वामित्व वाली फैक्ट्री पर हमला, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। क्या ये रूस की ओर से पश्चिम को कोई कड़ा संदेश देने की कोशिश है, या ये सिर्फ एक निशाना चूकने की दुखद घटना है, या फिर ये शांति वार्ता पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? कारण जो भी हो, इस तरह के हमले नागरिकों को खतरे में डालते हैं, तनाव बढ़ाते हैं और शांति प्रयासों को कमजोर करते हैं। और अंत में एक सुरक्षा संबंधी खबर जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने चीन सीमा के पास एक गुप्त किलाबंद सैन्य अड्डा बनाया है, मतलब फोर्टिफाइड। माना जा रहा है कि यह अड्डा उत्तर कोरिया की नवीनतम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रखने में सक्षम है। इसका क्या महत्व है? ये कितना सीरियस है? यह एक बेहद महत्वपूर्ण और संभावित रूप से अस्थिर करने वाली खबर है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसके कई गंभीर भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं। पहला, चीन की सीमा के इतने करीब लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना एक बड़ा रणनीतिक कदम है।
ये चीन को असहज कर सकता है या शायद ये दोनों देशों के बीच किसी तरह की मौन सहमति का संकेत हो, ये अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरा, यह उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं में निरंतर प्रगति को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, खासकर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यह पूर्वी एशिया में तनाव को काफी बढ़ा सकता है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां जिन पर हमने विस्तार से नजर डाली। अंतरिक्ष मिशन से लेकर अर्थव्यवस्था, कूटनीति, राजनीति, सामाजिक मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तक काफी कुछ हुआ है। हाँ, काफी कुछ। हमारी कोशिश रही कि हम इन खबरों से जुड़े तथ्यों को आप तक पहुंचाएं बिना किसी लाग लपेट या पक्षपात के, ताकि सभी अपनी समझ खुद बना सकें। अब आज की चर्चा के आधार पर एक सवाल जो शायद सोचने लायक है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन का आर्थिक असर हो, $56 बिलियन या यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक प्रभाव या फिर घरेलू उद्यमिता की जरूरत, क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से गुंथे हुए नहीं हैं? और ऐसे में प्रभावी समाधान के लिए किस स्तर पर कार्रवाई सबसे जरूरी है, स्थानीय, राष्ट्रीय या वैश्विक? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। ये सब कैसे जुड़ा हुआ है? हम ऐसी सीधी तथ्य आधारित और विचारोत्तेजक चर्चा आप जैसे श्रोताओं के समर्थन से ही कर पाते हैं। OneRead.News का मॉडल हमें विज्ञापन मुक्त और बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र रहने में मदद करता है। आप चाहें तो केवल ₹1 प्रतिदिन, जो महीने के ₹29 बिल होता है, देकर हमें समर्थन दे सकते हैं। हालांकि अब ये पूरी तरह मुफ्त है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। अगर आपको खबरों को समझने का ये तरीका पसंद है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी भरोसेमंद जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, तो www.oneread.news पर सब्सक्राइब करने पर विचार करें। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी एक शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो इसे साझा करने में हमारी मदद करें। आपका समर्थन हमें शोर शराबे से दूर तथ्यों पर आधारित संक्षिप्त खबरें आप तक लाने के हमारे मिशन को जारी रखने में मदद करता है। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें Spotify और YouTube पर फॉलो करें ताकि आप रोज सुबह 8 बजे ये चर्चा सुन सकें। हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और दुनिया को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देते रहें। नमस्कार।